परमाणु संसाधन। क्लास आपका 11 बजे शुरू होता है और 12 बजे कोई चिल्लाएगा नहीं, पहले बता दूं। आज ये सीरियस मैं बोल रहा हूँ, 12 बजे कोई चिल्लाएगा नहीं, पहली बात, क्योंकि क्लास आपका 11 बजे से रोज शुरू होता है। और जहाँ तक उम्मीद है कि मैं कोशिश करूँगा कि अभी 11 बजे से ही शुरू हो। ठंडी ज़्यादा है, हो सकता है आप थोड़ा सा आगे बढ़वा दें, प्रयास करेंगे, गारंटी नहीं। हाँ, ठंडी में आने में दिक्कत होता है, मैं समझ सकता हूँ। एक तो यहाँ पे इतनी ठंडी है भाई, पूछो यहाँ की ठंडी तो मतलब यहाँ की ठंडी तो देख के दिमाग आदमी खराब हो जाए। आप ही लोग बस के आप लोग आप ही लोग बस के आप लोग महान है, आप लोग महान, ठंडी नहीं लगता, नहीं आप लोग ठंडी नहीं लगता है, ठंडी नहीं लगता है, ठंडी है ही ज्यादा। चलिए परमाणु ऊर्जा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा के बारे में देखते हैं। वैसे आज पहले आपको बता दें क्या क्या आज पढ़ना है, ठीक है, तब उसके बाद देखिए। इतना टॉपिक आज आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। पहला पढ़ना है परमाणु ऊर्जा। देखिएगा मत, इसको बता रहे हैं, ठीक है, इसको लिखना नहीं है, बता रहे हैं क्या क्या पढ़ना। फिर उसके बाद कौन बोला छुट्टी है, सौर ऊर्जा नीति 2022। उसके बाद बायो एनर्जी, बायोमास ऊर्जा। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है, बात करने के लिए तो मैं खुद मौका देता हूँ। अभी जो पढ़ा है कम से कम सुन तो लीजिए। फिर उसके बाद हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन नीति, ये पढ़ना। इतना टॉपिक आज आपको पढ़ना है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा नीति 2022, बायोमास और हाइड्रोजन नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति, ये पढ़ना है। वैसे उत्तर प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 कितना है, 2024, ठीक। ग्रीन हाइड्रोजन 3-4 टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, मतलब ऊर्जा होते हैं, ग्रे, ग्रीन, ब्लू, ग्रे, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। तो हमको वो नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है ऊर्जा नीति और कुछ सरकार की पहल है। इतने टॉपिक आपको पढ़ना है, मैं इसलिए बता दूंगा, इतना टॉपिक आज आपको पढ़ के जाना, ठीक है। तो उसके पहले आप लोग चिल्लाएंगे, ठीक है, चिल्लाएंगे नहीं ना, हम भी समय से ही आते हैं, मैम आपकी जो है पढ़ाती हूँ। तो चले पहले चलते हैं परमाणु। जो लोग बाद में आए देख, आपके लिए स्पेशली क्या क्या लिखा है, पढ़िए ऊपर लिखा है क्या क्या लिखा है। इतने टॉपिक आज पढ़ना है, ठीक है। इतने टॉपिक के पहले कोई बोलेगा नहीं। और एक बात मैं फिर से बता दूं, अगर इतने टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो छूट जाएगा, फिर हमें मत पूछिएगा। चलिए पहला है परमाणु ऊर्जा। दरवाजा बंद कर, तो वैसे ही इतनी ठंडी है यहाँ। परमाणु ऊर्जा के बारे में कल कुछ डिस्कस किए थे, ठीक है। परमाणु ऊर्जा जो है
पहली बात तो इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और इसको कैसे जनरेट किया जाता है, परमाणु ऊर्जा को कैसे जनरेट किया जाता है, कैसे इसका उत्पादन किया जाता है, मतलब या कैसे बनाया जाता है। ठीक है, आजकल क्लास में बहुत सारे लोग आ गए, बड़ी खुशी की बात है। क्या बात है? अच्छा, लास्ट साल है। अच्छा, कुछ पार्टी वार्टी देने के लिए आए हो क्या आप? कुछ पार्टी वार्टी देने आए हो क्या आप? मेरा नाम कल क्लास रहेगा नहीं? इनाम तो मिलेगा, 500 रुपये मिलेगा, 500 रुपये मिलेगा, लेकिन कंडीशन यही है कि 8 क्वेश्चन सही होना चाहिए, और एक व्यक्ति को, भाई एक व्यक्ति को देंगे, कोई ऊपर से जिसका सबसे अच्छा आंसर होगा, जिसका सबसे अच्छा आंसर होगा। क्या काजू कतली वाली मिठाई? कौन सा मिलता? 1200 रुपए किलो। काजू कतली की मिठाई 1200 रुपए किलो। काजू कतली मिठाई कितने रुपए किलो? 1200 रुपए किलो। पता चले आप लोग जो है मेरा एक दिन क्लास का पैसा उसी ले लोगे। काजू कतली है। आइए बैठिए। ठीक, 1200 रुपए किलो। चलिए, तो आज आपका है परमाणु ऊर्जा। अब बस हो गया, ठीक। आज आप लोग नए साल के अंत में इसलिए आए हैं कि जो कम से कम साल का अंत अच्छे से हो। अच्छा, जैसे क्लास में तो आते हैं सभी लोग, कभी कभी कुछ लोग आते हैं नहीं आते, जैसे क्लास में ज्यादा संख्या तो रहता ही। चलिए, अच्छा टॉपिक पे चलते हैं। अब बात नहीं होगा, ठीक है, फिर टॉपिक पे जब हम कहेंगे तभी बोलिएगा। पहला है परमाणु ऊर्जा। ठीक, परमाणु ऊर्जा क्या हुआ? अच्छा, सही है, ज्यादा तो आना ही चाहिए भाई, मजा आता है, अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है पढ़ाने में। वैसे मैं पूरे एनर्जी के साथ तब भी पढ़ाता हूँ चाहे फील हो जाए। तो कहने का मतलब यह है परमाणु ऊर्जा। ठीक है, कल थोड़ा बहुत बताए थे इसके बारे में, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा क्या बताए थे, थोड़ा बहुत बताइए क्या है परमाणु ऊर्जा, क्या है? सरकार इस पे काहे फोकस कर रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों फोकस कर रहा है, कौन बताएगा? परमाणु ऊर्जा के पीछे क्यों फोकस कर रहा है सरकार? अच्छा ये बताइए, इतना तो आपको पता होना चाहिए, सरकार जो है वैकल्पिक ऊर्जा जो है इस पे क्यों जाना चाहता है, इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या लॉजिक है? सरकार जो है ग्रीन सौर ऊर्जा को ज्यादा प्रमोट क्यों कर रहा है? पहली बात तो ये पता होना चाहिए ना, क्यों प्रमोट कर रहा है? कोई लॉजिक होगा तभी तो प्रमोट कर रहा है, कि बस ऐसे उसको पड़ी है कि नहीं हम सौर ऊर्जा जो है सारे लोगों को सौर ऊर्जा दे देते हैं। सोर्स है ना सर, सोर्स अनलिमिटेड है, ये सही है, लेकिन और वैलिड पॉइंट। और जो लोग ये बोल रहे थे ना, देखिए जो लोग बोल रहे थे कि कार्बन उत्सर्जन जो है 2026 है, ऐसा नहीं 2070 है, ठीक है, तो गलत इंफॉर्मेशन मत दिया करिए, मुझे 70 ही पता था, ठीक है, कोई नहीं है। कार्बन उत्सर्जन जो है भारत का जीरो कार्बन उत्सर्जन की नीति जो उसका लक्ष्य रखा है 2070 रखा है, कितना रखा है? 2070 रखा है, और चाइना का 2060। और एक बात आपको बता दें, ये जो नीति है, इसी नीति के वजह से ये जो है सरकार सौर ऊर्जा पे जा रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा पे इस नीति की वजह से जा रहा है। बात समझ में आए? इसका क्या नीति? सरकार ने जो अपना लक्ष्य रखा है कार्बन उत्सर्जन जीरो, कार्बन उत्सर्जन का, उस नीति को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार विभिन्न माध्यमों से, जैसे परमाणु ऊर्जा, ठीक है, और उसके बाद विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होता है? पवन ऊर्जा। विंड एनर्जी, हाइड्रोजन, थर्मल, इन सबके माध्यम से जो है, अच्छा इसके पीछे कारण यह है कि जो थर्मल एनर्जी जो विंड ऊर्जा होता है, परमाणु ऊर्जा होता है और सौर ऊर्जा होता है, इनसे जो है कार्बन उत्सर्जन कम होता है। ऐसा नहीं है कि जीरो होता है, कभी भी कोई चीज जीरो नहीं होता है, बात ध्यान दीजिएगा। किताबों में आपको जीरो ही मिलेगा, लेकिन जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ परसेंट तो होता ही होगा कार्बन उत्सर्जन, लेकिन और की अपेक्षा कम है।
अब इसका एक और एग्जांपल बताएं। जैसे मान लीजिए दो लोग खड़े हैं, ठीक है, दो लोग साथ में हैं आपके, एक कोई एकदम बहुत ही भ्रष्ट है, एक कम है, तो आप सोचो कि चलो अच्छा जो कम भ्रष्ट है उसी के साथ चले जाए। तो सेम यही कहानी है कि इसमें परमाणु ऊर्जा को सरकार इसलिए प्रमोट कर रहा है क्योंकि यहाँ से कार्बन उत्सर्जन कम होता है, और सबसे बड़ी बात, पहली बात कि इसमें लागत कम आता है। क्या आता है? लागत कम आता है। और यह जनरेट कैसे होता है? यूरेनियम और प्लूटेनियम जानते हैं? जानते हैं? इन दोनों के माध्यम से कार्बन परमाणु ऊर्जा जो है, परमाणु ऊर्जा पैदा किया जाता है। परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम और प्लूटोनियम। सबसे बड़ी बात यह है, इसको जनरेट करने के लिए आपको बताएं 20 से, कोयला से बिजली उत्पादन करने के लिए 20 से 30 मिलियन टन कोयला की आवश्यकता होती है बिजली पैदा करने के लिए, लेकिन इसके लिए सिर्फ 200 टन यूरेनियम या प्लूटोनियम की जरूरत होती है। सोचिए कितना, इसके लिए कितना 20 से 30 मिलियन टन इतने की जरूरत होती है बिजली उत्पादन करने के लिए। किससे? कोयला से। किससे? कोयला से। जबकि वही परमाणु ऊर्जा से 200 टन में ही बिजली उत्पादन का पूरे एक साल तक, कितना? पूरे एक साल तक बिजली उत्पादन किया जा सकता है, 1 ईयर तक। ठीक, ये तो इसका थोड़ा सा फायदा। इसका नुकसान भी है, लिखवाने के एक आर्डर में लिखवा देंगे, पहले बात समझ लीजिए। ठीक, इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है, इसका डिमेरिट ये है कि यह जो है ये रेडॉन गैस जो नहीं होता, रेडॉन गैस रिलीज करता है, और उसके बाद जो है ये जो है क्या पहली बात तो ये कुछ जो है कार्बन उत्सर्जन वाले गैस थोड़ी मात्रा में रिलीज करता है। और इसका एक और नुकसान ये है, परमाणु ऊर्जा जब बनाते हैं तो इसमें जो है इसको बनाना थोड़ा टफ होता है। क्या होता है? परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना इसको, जैसे जो कोयला होता है, कोयले से ऊर्जा उत्पन्न करना आसान होता है, लेकिन परमाणु से ऊर्जा बनाना टफ होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पानी की जरूरत किस लिए होती है, मतलब ये नुकसान है, ये इसका डिमेरिट है। पानी की जरूरत किस लिए होती है वाटर की? क्योंकि इसको ठंडा करने में बहुत ज्यादा वाटर वेस्ट होता है। क्या होता है? बहुत भारी मात्रा में वाटर वेस्ट होता है इसको ठंडा करने के लिए। ये सब इसके थोड़े से डिमेरिट हैं, लेकिन फायदा इसका ये है कि पहली बात तो ये सस्ते में उपलब्ध होता है, ठीक है, ज्यादा टाइम तक चल सकता है, कार्बन उत्सर्जन कम करता है, ठीक, इसका लागत कम खर्च होता है, इसको उत्पन्न करने में, परमाणु ऊर्जा को बनाने में, बिजली बनाने में इसमें लागत कम लगता है, ठीक। और क्या होता है, और क्या फायदा है, और ये थोड़ा सा मतलब इसको बार बार बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात कि यह खत्म होने वाला नहीं। जैसे कोयला क्या है, कोयला से जो बिजली बनाते हैं, एक समय बाद कोयला जब खत्म हो जाएगा तब कैसे बिजली बनाएंगे? बिजली बना पाएंगे आप? एक समय बाद कोयला को बनने में काफी लंबा प्रक्रिया लगता है, कम से कम 1 लाख साल लगभग लगते हैं कोयला को बनने में। कोयला कैसे बना? आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, कैसे बना था कोयला? जीवाश्म जो होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, ये पृथ्वी का बनने का कई चरण, ठीक है। एक चरण वो भी था जब कोयला बना था, बहुत सारे पेड़ और थे, और वह जब नष्ट हो गए तो वो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के धरातल के नीचे जाके वो इकट्ठा हो गए, स्टोर हो गए, और वह काफी लंबे प्रक्रिया के बाद सड़ा और फिर उससे कोयला बना। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के नीचे जो है कोयला पहले से, वो जीवाश्म जो होता है, इसीलिए उसको बोलते भी है जीवाश्म। क्या बोलते हैं?
कोयला से जो बिजली पैदा होता है उसको जीवाश्म ईंधन बोलते भी। तो ये सब सारी चीजें जो है आपको एक समय बाद खत्म हो जाएगी, और इसको बनने के लिए काफी लंबा प्रक्रिया लगता है। कितना? बहुत लंबा प्रक्रिया लगता है। लेकिन ये परमाणु ऊर्जा जो यूरेनियम से आप जो बना रहे हैं, इसको बनाने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप बना सकते हैं, और यह ज्यादा खत्म होने की संभावना नहीं, ज्यादा खत्म होने की संभावना, खत्म तो होगा ही लेकिन काफी टाइम तक चलेगा, क्योंकि इसको जो है 1 साल बिजली बनाने में सिर्फ 200 टन की जरूरत होती है। कितना? 200 टन की जरूरत होती है। इतनी बात समझ में आई? परमाणु ऊर्जा फायदा समझ में आया? क्या है नुकसान? क्या है? इसको ठंडा करने के लिए ये पहली बात तो कुछ गैस रिलीज करता है, ये इसका डिमेरिट है। ठीक, दूसरी बात, हाँ एक बात और इसमें बता दें, ये जहां पे स्थापित किया जाता है परमाणु ऊर्जा, वहां विस्थापन का खतरा होता है, विस्थापन का, इसलिए इसका भी ये डिमेरिट है। क्या है? ये भी इसका डिमेरिट है कि जहां पे ये परमाणु ऊर्जा लगाया जाता है, परमाणु ऊर्जा, वहां पे क्या होता है? विस्थापन का खतरा होता है, विस्थापन का खतरा होता है। और एक बात और है, यहाँ विस्फोट होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। क्या होता है? विस्फोट होने का। और वहां के आसपास के जो एरिया के लोग हैं, वहां से जो गैस रिलीज होगा, उससे जो है उन लोगों को कोई बीमारी हो सकता है। क्या हो सकता है? बीमारी हो सकता है, कोई नई बीमारी हो सकती है जो वर्तमान में हो सकता है, उसके लिए कोई दवा ना हो। ये इसके थोड़े से नुकसान है, ये इसके फायदा है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा लिखिए, और जो पॉइंट आएगा मैं बता दूंगा। ये इसका पूरे परमाणु ऊर्जा का पूरा थीम यही था। एक बात और थोड़ा सा देख लीजिए, परमाणु ऊर्जा के पहले कल बताए थे परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा। गत ऊर्जा, इन दोनों में अंतर क्या है? यही बात समझिए, इन दोनों में अंतर क्या होता है? परंपरागत ऊर्जा में क्या आता है? कौन बताएगा? बताइए शर्मा जी, आप बताइए, क्या नाम है? आप बताइए। परंपरागत ऊर्जा है, परंपरागत ऊर्जा में क्या है? जैसे परंपरागत ऊर्जा में क्या है? सौर ऊर्जा परंपरागत। आप बताएं, आप बताएंगे परंपरागत आप तो हमें भी पता है कौन सी ऊर्जा है, ये बताइए परंपरागत में क्या होता है, किससे बिजली पैदा होता है? भाई साहब यही नहीं समझ में आया तो क्या पढ़े आप? अगर आपको यही नहीं पता परंपरागत ऊर्जा क्या होता है, गैर परंपरागत ऊर्जा क्या होता है, तब तो पूरा लोकाचार हो जाए। बताइए नेहा जी, आप बताइए परंपरागत ऊर्जा क्या होता है? पहले से ही हो रहा है, वो परंपरागत है। वो हमें पता है, जैसे किससे बनता है? सर सौर ऊर्जा वो भी परंपरागत भी तो आएगी, सही तो होता है। सौर ऊर्जा पहले से बनता है सर, मतलब उसके जो गैर परंपरागत है उसको हमें हाल ही में प्रयोग करना शुरू किया है, जो परंपरागत है उनको पहले से ही प्रयोग करते हैं। मतलब ये परंपरागत में पूछ रहे हैं किससे बनेगा बिजली? बस यही सब, कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, सौर ऊर्जा भी तो है उसी में। कोयला हुआ, नहीं वो गैर परंपरागत में आता है। सौर ऊर्जा जो है वो गैर परंपरागत में आता है। ठीक है, पवन ऊर्जा, विंड ऊर्जा, ये परमाणु ऊर्जा, ये सब जो है अभी रिसेंट से शुरू हुआ है। क्या हुआ? ये हमारे परंपरा में नहीं था। परमाणु ऊर्जा तो गैर परंपरागत नहीं है। देखिए ये हमारे परंपरा में नहीं था। परंपरा में मतलब ये है कि जो पहले से चलिए, जैसे होता है कल्चर होता है, 2 टाइप का होता है, एक परंपरागत कल्चर और एक समय के हिसाब से आप उस कल्चर को एडाप्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाऊं, इस बात को और समझ पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिए, कपड़ा पहनने का तरीका। पहले के लोग क्या करते थे? धोती कुर्ता या फिर वो पहनते थे कुर्ता पजामा, वो परंपरागत पोशाक होता था। लेकिन जनरेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों के कपड़े पहनने के तरीके बदल रहे हैं। ठीक है, तो वो परंपरा में नहीं है, लेकिन हम लोग जो आधुनिकता है उससे एडॉप्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उससे एडॉप्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि परंपरागत में क्या होता है कि जो पहले से चला आ रहा है, कोयला से बिजली पहले से ही बना आ रहा है। ठीक है, पेट्रोलियम हुआ, गैस हुआ, इन सब से, कोयला से
इन सबसे जो बिजली बनता है, ठीक है, ये परंपरागत ऊर्जा में आते हैं। गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, फिर पवन ऊर्जा, उसके बाद पवन ऊर्जा, और क्या आ जाएगा? तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, और क्या आ जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये बताइए, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा कहाँ पे है स्थापित किया? एक ये है, कहाँ पे है? बुलंदशहर, एकदम सही। ये कितनी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है? बहुत बार पूछा है। क्या है? नरौरा और बुलंदशहर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में यही एक परमाणु ऊर्जा है, कहाँ पे है? नरौरा। तो ये जो है परंपरागत ऊर्जा में कोयला आ जाएगा, ठीक है, ईंधन आ जाएगा, ठीक, गैस आ जाएगा, ये सब जो है परंपरागत है। जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और एक क्या हो जाएगा? परमाणु ऊर्जा भी इसमें हो जाएगी, परमाणु ऊर्जा। ये सब क्या हो जाएगा आपका? गैर परंपरागत में आ जाएगा। सौर पैनल, अच्छा, फोटोवोल्टाइक पैनल होता है, कल किसी ने पूछा था, कल कोई पूछा था कि जो बिजली बनता है वो फोटोवोल्टाइक पैनल होता है, उसी के माध्यम से बिजली उस पर बनता है, सौर पैनल, ठीक है। तो ये परंपरागत गैर परंपरागत कंफर्म हुआ कि नहीं? कि पता चले यही डाउट है, वैसे ये आपको इन्वायरमेंट में भी पढ़े होंगे, इन्वायरमेंट वाले सर पढ़ाए थे नहीं, परंपरागत एनर्जी और गैर परंपरागत एनर्जी है। चलिए तो देखिए थोड़ा सा, ये परमाणु ऊर्जा आपके, इसमें 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये परमाणु ऊर्जा है, और उसके बाद जो है सौर ऊर्जा नीति 2023, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके बाद हाइड्रोजन नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति, ये 3 टॉपिक बहुत मेंस के अकॉर्डिंग मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, लिखिएगा। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा लिखिए, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को देश के सबसे सुरक्षित परमाणु ऊर्जा, उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा टॉपिक है, ठीक। अब उसमें लिखिए नरौरा परमाणु ऊर्जा लिख लीजिए, को देश के सबसे सुरक्षित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक माना जाता है। परमाणु ऊर्जा एक माना जाता है। इसे वर्ष 2000 में पर्यावरण प्रबंधन के लिए गोल्डन, इसे वर्ष 2000 में पर्यावरण प्रबंधन के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, हाँ, पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश में NPCL, उत्तर प्रदेश में NPCIL द्वारा, उत्तर प्रदेश में NPCIL द्वारा
संचालित 440 MW मतलब क्या होता है? 440 MW क्षमता वाली केवल एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, केवल एक परमाणु ऊर्जा वाली संयंत्र नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कहां पे है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में अवस्थित। ये आपके एग्जाम में बहुत बार उत्तर प्रदेश में कहां पे? बुलंदशहर में अवस्थित है। ठीक। उत्तर प्रदेश भारत के 7 परमाणु ऊर्जा उत्पादों, उत्तर प्रदेश भारत के 7 परमाणु ऊर्जा उत्पादक राज्यों में से एक चलिए अब लिखिएगा परमाणु ऊर्जा की प्रमुख विशेषता। परमाणु ऊर्जा की प्रमुख विशेषता इसमें पहला है विशेषता। पहला लिखिएगा, पहला है परमाणु विद्युत ऊर्जा का प्रबल स्रोत। परमाणु विद्युत ऊर्जा का प्रबल स्रोत है। ठीक। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लिख दीजिए देखिए थोड़ा सा इसमें परमाणु ऊर्जा या परमाणु ईंधन ऐसे लिखिए। परमाणु ईंधन के परिवहन के लिए आधारभूत संरचना की बहुत कम आवश्यकता होती है। परमाणु परिवहन के लिए आधारभूत संरचना की बहुत कम आवश्यकता होती है। अच्छा, परिवहन आपको बताएं इसमें क्या है। जैसे कोयला से जब बिजली बनाते हैं ना, तो उससे क्या है, पहली बात तो आपको कोयला रेल ट्रक के माध्यम से उस जगह पे पहुंचाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है लागत, पहली बात तो आपको बताए थे कि 200 टन, तो 200 टन को इधर उधर पहुंचाने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगा, लेकिन उसको 20 मिलियन टन। अब सोचिए, आपको बताए थे, कल ही बताए थे कि भारत में एक बार जो है अभी रिसेंट में कोयला का क्राइसिस आ गया था, और क्राइसिस आ गया तो कितने राज्य में जो है बिजली कटौती कर दी गई। बिजली कटौती क्योंकि कोयला का जितना है उतनी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही, इस वजह से बिजली कटौती। एक बार भारत में ग्रिड भी फेल हो गया था, याद है कि नहीं आपको? 2014 के आसपास भारत में एक बार ग्रिड फेल हो गया था, और ग्रिड फेल हो गया था लगभग 2 से 3 दिन तक पूरे भारत में लाइट नहीं आया। आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल लिखिए, फॉर एग्जाम्पल उसी में है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 मेगावाट, फॉर एग्जाम्पल 10,000 मेगावाट परमाणु विद्युत क्षमता के लिए 10,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा के लिए
केवल लगभग 2000 टन 200 टन मेरे मुंह से गलत निकल गया, 2000 टन, ठीक, 2000 टन प्राकृतिक यूरेनियम, 2000 टन प्राकृतिक यूरेनियम प्रतिवर्ष आवश्यकता होती है। किस लिए? बिजली पैदा करने के लिए। अब सोचिए कितना है, आप जो है 2000 टन में आप 10,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर आप कोयला से बनाते हैं तो 20 से 30 बिलियन टन की जरूरत होती है। लिखिए आगे, लिखिए इसमें, जबकि कोयला चले तापीय विद्युत केंद्र में विद्युत केंद्र में 20 से 35 मिलियन टन 20 से 35 मिलियन टन कोयले की आवश्यकता होती है। सोचिए, सेम इतना बिजली बनाने में इसमें सिर्फ इतना की जरूरत है, लेकिन इतना इसमें बहुत ज्यादा कोयले की जरूरत है। इसीलिए जो है भारत कहीं न कहीं किस पे जाना चाह रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, मतलब अच्छा एक चीज और बता दें, भारत सरकार बताए रहे थे कि भारत सरकार बहुत सारे लोग या उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सारे लोगों को, जैसे आप अपने छत पे सौर पैनल लगाएं तो उसमें सब्सिडी दे रहा है बहुत सारे लोगों को। पीएम कुसुम योजना क्या था? पीएम कुसुम योजना ग्रामीण लोगों को क्या देना था? सौर पंप, जिससे जो है वो डीजल से जो है पहले पंप से चलता था, तो क्या करें, तो सौर ऊर्जा से चला। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये भी कहीं ना कहीं समस्या का कारण है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर लेवल है, जो मीठे पानी की जरूरत है, वो मीठा पानी वेस्ट हो रहा है। इस मीठे पानी को हम क्या कर रहे हैं? खेत की सिंचाई कर रहे हैं। क्या हुआ तुमको बताया? बताइए, मुझे बताइए, हंस के बताइए, क्या बात है? चलिए, जो वाटर लेवल है नीचे का, ग्राउंड लेवल कितना है बताइए? ग्राउंड लेवल कितने % है पीने लायक? नीचे का पानी, मीठा पानी कितने %? कोई एक दिन बताया था, 1%, 2%, 3%, 4%। कितने लोग 3% के पक्ष में, कितने लोग 1% के पक्ष में? सही है, कंफर्म? और ये पानी कहाँ वेस्ट हो रहा है? आप जो है खेत की सिंचाई कर रहे हैं, क्यारी में पानी में डाल रहे हैं, अपने 4 व्हीलर की धुलाई कर रहे हैं, ये सब पानी वेस्ट हो रहा है। तो इसमें इतने टन की जरूरत होती है। ठीक है, आगे लिखिएगा, तथा कोयले के परिवहन के लिए लगभग 1 शिप लोड, शिप मतलब जहाज, हाँ, शिप लोड लगभग 1 शिप लोड या 20 ट्रेन लोड, 20 ट्रेन मतलब 20 ट्रेन, हाँ 20 ट्रेन प्रतिदिन की जरूरत होती है। कितना? प्रतिदिन। मतलब उसमें जो है यूरेनियम को पहुंचाने में बहुत ज्यादा परिवहन की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसमें इतनी जरूरत होती है। एग्जाम्पल, मतलब कहने का मतलब यह है कि आपके आंसर को प्रूव करने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, बाकी और कोई मतलब नहीं। ठीक, अब लिखिएगा अगला, परमाणु। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु विद्युत सुरक्षित है। देखिएगा, परमाणु विद्युत, ये टॉपिक है, इसे मतलब टॉपिक क्या है? हेडिंग है, परमाणु विद्युत सुरक्षित है। अब इसमें लिखिएगा, लिख दे क्या है? परमाणु
विद्युत सुरक्षित है। अब ये सुरक्षित कैसे है, लिखिए इसमें। परमाणु विद्युत सुरक्षित है, कैसे सुरक्षित है, लिखिए इसमें। परमाणु विद्युत ऊर्जा एक सुरक्षित व परमाणु विद्युत ऊर्जा एक सुरक्षित व विश्वसनीय स्रोत है। विश्वसनीय स्रोत है, एक विश्वसनीय स्रोत है। इसके सभी कार्यकलापों इसके सभी कार्यकलापों में संरक्षा मतलब सुरक्षा की दृष्टि से संरक्षा सर्वोपरि पूर्ण परमाणु विद्युत संयंत्रों के परिचालन में संरक्षा को उच्चतम महत्व दिया जाता है। ठीक, इसी में एक पॉइंट और लिखिएगा। हो गया, इसी में एक पॉइंट और लिखिएगा। उच्चतम सुरक्षा क्या हुआ? उच्चतम सुरक्षा अगला पॉइंट है। प्राप्त करने के लिए उच्चतम सुरक्षा प्राप्त करने के लिए गहन सुरक्षा के सिद्धांतों को अपनाया जाता है। गहन सुरक्षा के सिद्धांतों को अपनाया जाता है, जिसमें अनेक अवरोधों और विविधताओं मतलब बाधक अवरोधों और विविधताओं आवश्यकता से अधिकतम स्वतंत्र व चूक मुक्त, मतलब इसमें कोई लूप फॉल्ट नहीं होता। चूक मुक्त व संरक्षा संबंधी प्रणालियों का समावेशन होता है। ठीक, चलिए ये टॉपिक कंप्लीट हो। ऊर्जा में दो चीज बताए, परंपरागत गैर परंपरागत। परंपरागत में पता है, वो बताएंगे नहीं, लिखवाएंगे नहीं। कोयला से प्राप्त किया जाता है, फिर उसके बाद इसमें एक टॉपिक लिखवाना, वो बता देंगे आप। कोयला से प्राप्त होता है, फिर उसके बाद पेट्रोलियम, ईंधन, गैस, इन सबसे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हो गए। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा सौर पैनल हो गया, फिर पवन ऊर्जा हो गया, ये सब सारी चीजें हो गई। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बना है। वो क्वेश्चन ये बना था, जो गैस पाइपलाइन कहां से कहां, गैस पाइपलाइन कौन बता सकता है कहां से कहां तक? ये 2015 में इसको जो है मोदी जी जो है हरी झंडी दिखाए थे, और कहां से कहां तक था?
ये भारत से होते हुए बिहार झारखंड तक गया था, ठीक है। और टोटल इसका जो है कितने किलोमीटर था, 663 किलोमीटर, 663। वर्तमान में इसको बढ़ा के 740 के आसपास कर दिया है, 740। ये लिख लीजिए क्योंकि ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लिखिए HBJ, HBJ ब्रैकेट में लिखिएगा, हजीरा लिखेगा, हजीरा विजयपुर, ब्रैकेट में हजीरा विजयपुर, 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 जगदीशपुर, जगदीशपुर, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन। ठीक है, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिखवा दे रहे हैं, क्योंकि ये पूछ लेगा पाइपलाइन किस शहर से होके नहीं जाता, किस शहर से होके नहीं जाता, या इसका डिस्टेंस पूछ लेगा, या पूछ लेगा कि इसका मतलब उद्घाटन कब किया गया था। तो उद्घाटन कब किया गया था, 2015। कहाँ से होके जाता है, टोटल कितना इसका है, 753 अभी, ठीक, 753 नहीं, हाँ 753, ठीक, 753 किलोमीटर लिखिए। अच्छा, इसमें एक बात और बताती है, इसमें देखिए, इसमें कुछ समझाने वाला है। पाइपलाइन है, किस किस शहर से गया है, तो फैक्ट है, उसमें हम कोई समझा नहीं सकते। पाइपलाइन है, पाइपलाइन मतलब ये है कि गैस उससे फ्लो जा रहा है। अब उसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है कि कोई कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, तो जो फैक्ट है वो फैक्ट लिख लीजिए, क्योंकि फैक्ट एग्जाम में पूछेगा, और या तो फिर लिखने को आ जाएगा कि गैस पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक इसका हुआ, इसमें संक्षिप्त टिप्पणी करिए। तो लिखिए, फिर वही लिख लीजिए, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर परियोजना, या इसको इस शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा HBJ, HBJ यही लिखिएगा शॉर्ट फॉर्म में, HBJ परियोजना, HBJ परियोजना, जिसे प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का नाम था प्रधानमंत्री। अच्छा, ये 2015 में बहुत फेमस था, उस टाइम बहुत सारे एग्जामों में पूछा था, 2016 में BCS में भी पूछा था, RO का जो उस टाइम एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि मोदी जी जो अभी हाल ही में गंगा परियोजना शुरू की है वह कहाँ से कहाँ तक है और कितने किलोमीटर तक है। तो इस परियोजना का इतना तो याद रखिएगा, 2015 में लॉन्च किया गया था। कब, 2015 में। और ज्यादातर योजना जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो है हरी झंडी दिखाते हैं। क्या हुआ, तो जो है ये क्या है, देखिए, जिसे प्रधानमंत्री गंगा ऊर्जा परियोजना के रूप में जाना जाता है, जिसे प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्घाटन जुलाई 2015 में किया गया था। यह गैस पाइपलाइन जुलाई 2015 में उस टाइम के करंट अफेयर में खूब चर्चा में था। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में एक मथुरा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगने वाला है, ये बहुत चर्चा में था 2022 के आसपास मोदी जी से, और ये मेंस में क्वेश्चन दिया गया था, जो मेंस था उस बार हुआ था, मेंस में क्वेश्चन भी बन गया था। इसका उद्घाटन जुलाई 2015 में किया गया था। यह गैस पाइपलाइन उत्तर प्रदेश, देखिए यह गैस पाइपलाइन उत्तर प्रदेश, बोर तो नहीं हो रहा है,
देखिए इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, ये फैक्ट है भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लिखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड, उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड, अब यही ऑप्शन है कि या तो छोड़ दें, बाद में ही क्वेश्चन आ जाएगा तो हमको फिर गाली को भी सब छोड़ दिया, मास्टर मेरा छोड़ दिए। पाइपलाइन उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सहित 5 भारतीय राज्यों से होके गुजरेगा। अगले पैराग्राफ से लिखिएगा, हजीरा विजयपुर जगदीश परियोजना, शॉर्ट फॉर्म लिखिएगा HBJ परियोजना, पहले चरण में उत्तर प्रदेश से बिहार तक। HBJ परियोजना पहले चरण में उत्तर प्रदेश से बिहार तक 753 किलोमीटर का पाइपलाइन खंड शामिल है, जिसमें ये उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर से होके जाएगा ये रट लीजिएगा। अच्छा, HBJ लिखे ना, पहले चरण में उत्तर प्रदेश से बिहार तक, 753 किलोमीटर, 753 किलोमीटर का पाइप खंड शामिल है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर शामिल हैं, लिखिए, वाराणसी गोरखपुर और पटना सहित प्रमुख शहरों के साथ साथ, वाराणसी गोरखपुर और पटना सहित प्रमुख शहरों के साथ साथ अन्य कई लाइनें भी शामिल हैं, छोटे लाइन, ये मेन लाइन है, इसमें और कई छोटे लाइनों को भी शामिल किया गया, अन्य कई लाइनें भी शामिल हैं। ये तो पहला चरण। दूसरे चरण में लिखिएगा, दूसरे चरण में पाइपलाइन को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक बढ़ाया जाएगा, जो बताइए बरौनी कहाँ, बरौनी किस शहर और किस राज्य में? और कोई बरौनी और कोई? तेल रिफाइनरी भी है वहाँ, मथुरा में तेल रिफाइनरी है, इतना हिंट दे रहे हैं। बिहार में बरौनी तेल रिफाइनरी है, बहुत पुरानी तेल रिफाइनरी। देखिए दूसरे चरण में बरौनी बोकारो कहाँ देखिएगा, कामा करते हैं, बरौनी कामा बोकारो कामा रांची सिंदरी किसके लिए फेमस है? सिंदरी बहुत फेमस है किसी चीज के लिए, उर्वरक फर्टिलाइजर नहीं पढ़े, उर्वरक फर्टिलाइजर के लिए सिंदरी फेमस है। बरौनी कामा बोकारो कामा रांची सिंदरी कौमा राउर केला कौमा संबलपुर, हाँ संबलपुर, झार लिख देते हैं, ये बड़ा कठिन नाम है। क्या है? लिख लीजिए क्या लिखा है, कौन पढ़ के बताएगा?
झारसुगुड़ा, हाँ देखिए झारसुगुड़ा, कॉमा अंगुल, हाँ अंगुल अंगुल, कॉमा कटक भुवनेश्वर पारादीप, कॉमा कटक भुवनेश्वर पारादीप, हाँ हाँ भुवनेश्वर। अभी 3-4 टॉपिक पढ़ाना भाई, ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा, 3-4 1 बज जाएगा, नए टॉपिक छूट जाएगा फिर आज के बाद। भुवनेश्वर पारादीप जमशेदपुर दुर्गापुर कोलकाता हल्दिया आदि शामिल है। कटक भुवनेश्वर पारादीप जमशेदपुर दुर्गापुर बोकारो दुर्गापुर कोलकाता हल्दिया को जोड़ेगी, हल्दिया को जोड़ेगी, लिख लिए ठीक। चलिए एक और वो लिखवा देने, तो ये तो और इंपॉर्टेंट है। कंडाला गोरखपुर पाइपलाइन, कांडला 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 गोरखपुर गोरखपुर पाइपलाइन, कांडला गोरखपुर पाइपलाइन लिखिएगा, कांडला गोरखपुर पाइपलाइन लिखिएगा। यह पाइपलाइन उत्तर प्रदेश के 18 जिलों से, उत्तर प्रदेश के, ये पूछ लेगा कि कांडला गोरखपुर पाइपलाइन कितने जिलों से होके जाता है। और इस बार पीसीएस का पेपर देखिए कितना खुफिया फैक्ट पूछा था, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए इस खुफिया फैक्ट को याद रखिएगा। कितने? 18 जिलों से। यह पाइपलाइन उत्तर प्रदेश के 18 जिलों, 18 जिलों। अब जिले का नाम लिख लीजिए, क्या पता दुर्भाग्य की आ ही जाए, मार दीजिए, एक क्वेश्चन मेरे नाम ऐसा लिखवाए। देखिए 18 जिलों, ललित लिखवा दे कि छोड़ दे जिले का, क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन जिला पूछ सकता है, अगर जिला छोड़ दें, चलिए छोड़ देते हैं, ठीक है, लोग मन नहीं है, ठीक है, 18 जिलों से होके गुजरता है। चलिए लिखिए, तो लिखिए ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर, ललितपुर 60 नाम लिखते चलिए, ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर दो है, कानपुर शहर, कंडक्टर वाला, चलिए अच्छा लिखिए, ये बस, ये जो है बस यहाँ से यहाँ होती है। ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर, कानपुर मतलब कानपुर देहात, कानपुर देहात, अरे इतना आसान है, ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात, कितना लिख लीजिए तब पता है। ललितपुर हो गया, फिर आगे लिखिए कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, हो गया, हो गया। आगे लिखिए प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, वाराणसी, गाजीपुर, वाराणसी, गाजीपुर, कॉमा आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, देवरिया से होकर गुजरे, से होकर बस। और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना ऑयल रिफाइनरी कौन सा है, कहाँ पे है? मथुरा में। कब उसका स्थापना किया गया, कौन बता सकता है? बस इसमें इतना है, लिखवाएंगे नहीं, सन पूछ सकता है, मान लीजिए कब है, 71, 72, 73, 74, बताइए, उन सबके आगे 19 जोड़ दीजिए। कौन कौन 72 तुक्का लगाया है? जो भी लगाया सही है। 2 अक्टूबर 1972 इंदिरा गांधी सरकार था, उन्हीं की सरकार था। बस इसमें इतने इंपॉर्टेंट है, बस ठीक है, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में
तेल रिफाइनरी कहाँ है? ठीक है, कहाँ है? मथुरा। बस और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए चलिए लिखिएगा, चलिए लिखिए पहले थोड़ा सा। अब लिखिएगा जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना। परियोजना कौन कौन सा जल विद्युत परियोजना है? ठीक है, इसमें हम आपको की पॉइंट लिखवा देंगे, बाकी ये आ सकता है। पहला इसमें लिख लीजिएगा अरिहंत जल विद्युत परियोजना, सॉरी रिहंत, रिहंत परियोजना, रिहंत विद्युत परियोजना। दूसरा है ओबरा जल विद्युत परियोजना। हाँ, ऐसे ग्राफ बना लीजिए, इसमें हम थोड़ा सा की पॉइंट लिखवा देंगे बस, और कुछ करना नहीं। ओबरा जल विद्युत परियोजना, ठीक। अगला है माता टीला जल विद्युत परियोजना। नाम सुने नहीं इसका? ये बहुत क्वेश्चन पूछा है, ये यूपी स्पेशल में आरओ में पेटेंट क्वेश्चन है। माता टीला ये किस पे स्थित है? माता टीला जल विद्युत परियोजना। परियोजना एक है ऊपरी गंगा, ये इसी बार रिसेंट, इसी बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था। इसी बार ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर पूछा था कि नहीं? इसी बार रिसेंट, इसी बार पीसीएस में पूछा था। ऊपरी गंगा नहर ऊपरी गंगा नहर स्थित गंगा परियोजना, गंगा विद्युत परियोजना। और ये पूछा था ऊपरी गंगा नहर मिलान करना था, किस नदी से मिलता है, किस नदी से होकर निकलता है। इसी बात पीसीएस में पूछा था, पेपर देखिएगा। गंगा विद्युत ग्रिड। एक और लिख लीजिएगा पूर्वी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना। पूर्वी परियोजना। बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस इतना इतना लिखना है आपको, कितना मेगावाट क्षमता इनका है बस, और ये किस जगह से क्या निकलते हैं बस, और कुछ नहीं। शहर का नाम लिखना है, लिखिए। इसमें और कुछ नहीं लिखना है, बस 2 पॉइंट लिखना है। रिहंत जो है पहला लिख लीजिए, लिखिए यह सोनभद्र जिले की, लिखिए पहला, यह सोनभद्र जिले की पिपरी नामक स्थान, सोनभद्र जिले के, ये सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर, पिपरी नामक स्थान पर हिरण्य नदी पर, हिरण्य चलिए हरिहंत लिख लीजिए, लेकिन रिहंत नाम ठीक है, हरिहंत, अरे सॉरी, जो भी है लिख लीजिए। हाँ, एक बांध, एक बांध व गोविंद बल्लभ पंत, एक बांध व गोविंद बल्लभ पंत, ये क्या है? ये कृत्रिम झील है, कौन सा झील? ये बहुत बार पूछा है, ये कृत्रिम झील। हाँ, और ये बहुत बार पूछा है कि कहाँ पे। देखिए गोविंद बल्लभ पंत नामक कृत्रिम झील में बनाई गई, बस इतना लिखा था।
गोविंद बल्लभ पंत नामक कृत्रिम झील में बनाई गई। इसकी क्षमता कितनी है बस 50 मेगावाट। ठीक, अगला देखिएगा ओबरा जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ पे है कौन बताए? हाँ देखिए ये सोनभद्र जिले में सोनभद्र जिले में रिहंद नाम तो है कि अरिहंद नाम है कि क्या? रिहंद तो मैं बोल ही रहा था, तो क्या बोले हो? अरिहंद नहीं बोले थे, अरिहंद एक बार गलती से बोला, रिहंद नहीं बोल रहे थे। हाँ रिहंद बोल रहे। रिहंद नदी देखिए, रिहंद नदी पे बनाया गया, रिहंद नदी पे बनाया गया। कौन सा है? ये सोनभद्र जिले ओबरा। सोनभद्र जिले में किस पे? रिहंद नदी पे। क्षमता कितनी है इसकी? क्षमता लिख लीजिए इसका। इसका क्षमता लिखिएगा 33 मेगावाट, मतलब 33 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है, या 33 ही लिखिए, 33 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता, उत्पादन कर सकता। अगला है माता टीला, कहाँ पे है? बहुत बार पूछा है कि माता टीला जो है किस जगह, किस जिले में है? देखिए यह ललितपुर जिले में, यह ललितपुर जिले में यह ललितपुर जिले में स्थित है। एक बात ध्यान दीजिए, यह ललितपुर जिले में स्थित है एवं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सहायक परियोजना, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सहायक परियोजना, सहायक परियोजना। इसकी क्षमता या विद्युत उत्पादन, इसकी क्षमता या विद्युत उत्पादन कितना है? देखिए 30.6 मेगावाट, 30.6 मेगावाट। बस समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपका एक क्वेश्चन आप करवा रहे हैं, इसी बार आप लोग फंसे गए। नेक्स्ट पॉइंट, ऊपरी गंगा नहर, ये जो कि इसी बार आया ऊपरी गंगा, यह हरित, ऐसे इसको लिखिएगा, हरिद्वार के पास से निकलने वाली, पूरा लिखिएगा इसको, हरिद्वार के पास से निकलने वाली इस नहर पर, हरिद्वार के पास से निकलने वाली इस नहर पर लिखिएगा, इस नहर पर पथरी व मोहम्मदपुर, पथरी व मोहम्मदपुर लिखे, देखिए पथरी व मोहम्मदपुर ब्रैकेट लिखिएगा, ये दोनों जगह सहारनपुर में है। पथरी व मोहम्मदपुर कॉमा निर्जा जिनी, निर्जा जिनी व सलावा लिख लेंगे कि लिख लेंगे? निर्जा जिनी व सलावा ब्रैकेट में लिखिएगा मुजफ्फरपुर, लिख लेंगे? निर्जा जिनी व सलावा ब्रैकेट में मुजफ्फरनगर। आदि क्षेत्रों से, आदि क्षेत्र शामिल है, आदि क्षेत्र शामिल, बहुत सारी जगह नाम है तो कोई जरूरत नहीं है, बस 2-3 आदि क्षेत्र शामिल, ठीक है। अगले बार उसी में लिखिएगा, अगले लाइन से, छोटे छोटे कई, उसी में नीचे से, छोटे छोटे कई जल विद्युत केंद्र हैं जिन्हें, छोटे छोटे कई जल विद्युत केंद्र हैं जिन्हें
संयुक्त रूप से गंगा विद्युत क्रम कहा जाता है या गंगा विद्युत परियोजना कहा जाता है। गंगा विद्युत क्रम कहा जाता है या गंगा विद्युत परियोजना कहा जाता है। इसकी क्षमता कितनी है लिख लीजिए। इसकी क्षमता है 13.70 मेगावाट। 13.70 मेगावाट। फिर अगला पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर लिखे है ना, पूर्वी यमुना नहर। देखिए इस परियोजना के अंतर्गत पूर्वी यमुना नहर, इस परियोजना के अंतर्गत पूर्वी यमुना नहर पर बेलका, इस परियोजना के तहत पूर्वी यमुना नहर के बेलका कॉमा बाबेल, बेलका बाबेल, बेलका बाबेल, बेलका यह स्थान का नाम है, बेलका बाबेल। ठीक है, नामक स्थानों पर छोटे छोटे विद्युत गृह स्थापित किए गए, छोटे छोटे विद्युत गृह स्थापित किए गए जिनकी क्षमता, छोटे छोटे विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं जिनकी क्षमता 3 मेगावाट है। छोटे छोटे 3 मेगावाट है। हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट था, मैंने लिखवा दिया। वैसे तो बहुत सारा लिस्ट है, कुछ और इंपॉर्टेंट है? वैसे तो बहुत सारा लिस्ट है, जो कुछ और इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लीजिए। बाण सागर लिखिए। बाण सागर पता है, ये पूछा है, इसको कहीं नोट में लिखिएगा, नोट बनाते साइड। बाण सागर परियोजना कहाँ पे स्थित है लिखिएगा। बाण सागर प्रथम और बाण सागर द्वितीय 2 परियोजना है। देखिए बाण सागर प्रथम क्षमता इसका 12 है मेगावाट, और ये कहां पे स्थित है, कौन बता सकता है? मिर्जापुर, बाण सागर मिर्जापुर। दूसरा भी बाण सागर द्वितीय बताए तो 12 मेगावाट। दूसरा लिख लीजिए इसी का, बाण सागर द्वितीय, ये है 10 मेगावाट क्षमता। कहां पे है? मिर्जापुर। क्षमता 10 मेगावाट। नोट में लिखिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट है मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूं। ये भी मिर्जापुर में, मिर्जापुर। और कुछ इंपॉर्टेंट को लिखवा दो। एक लिख लीजिएगा मेजा, ये इंपॉर्टेंट। मेजा कहां पे है? मेजा कहां पे? ये पूछा होगा। मेजा कौन बता सकता है कहां पे? चलिए लिखिए, मेगा जो है 9.5 मेगावाट क्षमता इसका, और ये मिर्जापुर। हाँ मिर्जापुर। एक और लिख लीजिए बस, खैरी। एक बार पूछा था एग्जाम में, खैरी, खैरी, हाँ खैरी। एक बार पूछा होगा खैरी। खैरी लिखिए 3.75 मेगावाट। 3 ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर हो रहा है। यहां से एक क्वेश्चन आएगा निश्चित रूप से, देख लीजिए एग्जाम में। 3.75 मेगावाट क्षमता। और कहां पे है ये एकदम बहुत भयंकर खुफिया फैक्ट है। खैरी अभी तक किसको पता था? खैरी परियोजना कहां किस जिले में नहीं पता। खुफिया फैक्ट है, खुफिया फैक्ट है। सहारनपुर।
और ये किस नहर पे, ये भी लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा। हथनी कुंड लिखिएगा, हथनी कुंड लिंक नहर, उसी पे है ये परियोजना। हथनी कुंड लिंक नहर, हाँ हथनी कुंड लिंक नहर, बस हो गया। जो आपके एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था मैंने लिखवा दिया। अब आते हैं, दो टॉपिक और बचा। अब एक टॉपिक है उत्तर, लिखिए इसको समझा देंगे तब लिखवाएंगे। लिखिए उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति। बोर तो नहीं हो रहा है? मैं चाहता हूं क्लास बोर ना, क्योंकि मुझे पता है भाई पढ़ाई जैसा आसान काम, पढ़ाई जैसा कठिन काम कुछ नहीं होता है, सच बता रहे हैं। पढ़ाई जैसा आसान काम और पढ़ाई जैसा कठिन काम कुछ नहीं है। कोई काम पढ़ाई जैसा आसान क्यों नहीं? रजाई में बैठ के पढ़ाई करो, कहीं जाना नहीं, रूम में बैठ के। और पढ़ाई जैसा कठिन दिमाग में काम करे तो दिमाग का दही हो जाएगा। पता चले पढ़ रहे हैं, दिमाग में सोच चल रहा है, क्यों? दोनों लोग तीनों लोग क्या बतिया रहे हैं? अगर पढ़ाई जैसा कठिन काम कुछ है तो पढ़ाई जैसा आसान काम है? क्या बोले बताओ? मैंने कुछ बोला ही नहीं। ना बोलो तो यही ठीक है, पढ़ना मन लगा के। चलो, सौर ऊर्जा नीति 2022, ठीक। इस नीति को लाने के पीछे क्या कारण रहा होगा? इस नीति को लाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा सरकार उत्तर प्रदेश, क्या रहा होगा? वैसे एक बार इसको मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, याद है कि नहीं? कब पढ़ाया था, कौन बताइए? एक बार इसको मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन कुछ सौर कार पर जब पढ़ाए थे तो वहां पे हुआ था, लेकिन किसी को याद कुछ नहीं हुआ। कुछ याद कल का नहीं रहता, बताइए। उत्तर प्रदेश के निवेश में पढ़ाया था सर। उत्तर प्रदेश के निवेश में पढ़ाया। देखिए इनको कम से कम टॉपिक तो पता है, तालीम रहेगी इनके लिए, कम से कम इतना तो पता है। आप लोग जो है मौनी बाबा की तरह बैठे हो, ये भी नहीं पता है कौन से टॉपिक को पढ़ाएगा, क्या बताए थे उस टाइम? दे दो मेरी तरफ से आप। बताओ क्या पढ़ाए थे, बताइए इसमें क्या क्या बताए थे? हाँ, घर घर सौर पैनल लगाना और पार्क स्थापित करने के लिए स्टाम्प शुल्क में छूट देना, स्टाम्प शुल्क में छूट देना। तीसरी बात बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र था, अच्छा स्टाम्प पेपर में छूट कहाँ पे था? 100%, और कहाँ कहीं पे जो है पैसा लिया जाए बुंदेलखंड, और कहाँ पे जो है पैसा लिया जा रहा है किसे? कितना? 50 से 75%। पूर्वांचल में देखो जो गाजियाबाद एरिया था, गाजियाबाद नोएडा वाला एरिया, वहां पे 75% छूट था, लेकिन जो पूर्वांचल, हाँ जो पूर्वांचल वाला एरिया था वहां पे 50%, ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 50% में जो बोलते हैं सब सही है सर। देखा क्योंकि जो पूर्वांचल वाला, जो गाजियाबाद वाला एरिया में ज्यादा, ठीक है, तो वहाँ पे लोगों का माइंड सेट होता है कि यहाँ पे ज्यादा हमें लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे संसाधन या किसी चीज की दिक्कत नहीं। लेकिन जो बुंदेलखंड वाला एरिया है वहाँ पे संघर्ष करना पड़ता है, वहाँ बहुत सारी चीजें सुख सुविधाएं नहीं है। इस वजह से वहाँ पे पहली बात तो सिंपल सी बात है, ऐसे समझो 2 रेस्टोरेंट वाले, ठीक, एक रेस्टोरेंट में जो है कुर्सी अच्छी नहीं, ठीक, वो जो है 50 रुपए में खाना खा रहा है, एक रेस्टोरेंट में कुर्सी बहुत अच्छे से, ठीक है, और उसके 80 रुपए। तो स्वाभाविक बात है भाई, अच्छा रेस्टोरेंट है, भले 80 रुपया लोग जाएंगे खाने, लेकिन जो टूटा फूटा क्या करेगा, चाहे प्रमोट कर रहा पैसा दे रहा, क्या हो भाई यहाँ खाओ, क्योंकि खाना 80 वाले से ज्यादा अच्छा है। सिंपल सेम कहानी यही है कि वहां पे जो है लोग जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं जहां जो विकसित होता है, जो एरिया विकसित होता है, कोई भी बिजनेस लगाना, कोई भी इंडस्ट्री लगाना ज्यादा प्रेफर लोग करते हैं जहां विकसित है, और जहां विकसित नहीं है वहां पे नहीं प्रेफर करते, क्योंकि वहां पे उनको संसाधनों के लिए जूझना पड़ता है, तो इसमें सौर नीति में यही सब सारी चीजें थी। और एक बात और है, सरकार का जो लक्ष्य है,
सरकार का जो लक्ष्य है कार्बन जीरो कार्बन उत्सर्जन का, उस लक्ष्य में अपना योगदान है, उस लक्ष्य में अपना योगदान है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? सही कथा समझ रहे हैं? कथा समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं? और एक बात और, इस सौर ऊर्जा का नोडल एजेंसी कौन था? नोडल यूपी है। ठीक है, और एक बात और ध्यान दीजिए, इस सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करना आसान होता है कम पैसे में, लेकिन इसका डिमेरिट बताया। डिमेरिट क्या था इसका? ऐसे ही आपके पीलीभीत की तरह शहर हो, कहानी खत्म है, फिर सौर ऊर्जा का पता चले 20 दिन 40 तो सुना कि पिछली बार 40 दिन धूप नहीं निकला, 40 दिन धूप ना निकले तो सौर पैनल मन करेगा उठा के ले जाकर फेंक। और ये आने वाले भविष्य में जो है बहुत भयंकर ई कचरा के रूप में इकट्ठा होने वाला है, जिसको डंप करना सरकार के लिए बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड काम है। अभी तो सरकार प्रमोट कर रहा है, कोई भी चीज तत्कालिक लाभ देखा जाता है। तत्कालिक लाभ यही है कि अभी इसमें क्या है, कार्बन उत्सर्जन कम होगा, सस्ते में कम पैसे में बिजली मिल जाएगा। ठीक है, कम पैसे मिल जाएगा नहीं है? हाँ नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल काम है। पुनर्जीवीकरण क्या बोलते हैं? ठीक है, मैं इनकी भावनाएं समझ गया जो कहना चाह रहा है। तो इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट है लिखवा दो। वैसे मैं यूपी के निवेश में मैंने लिखवाया थे कि नहीं बताइए? उसमें लिखवाया था। तो क्या बताइए आप लोग, इसको टॉपिक को लिखवा दे कि छोड़ दो, जैसा आप कहें। मैंने वहां पे पढ़ाया था, मुझे याद था, लेकिन ये टॉपिक इसमें भी आके चिपक गया, तो हम कहे एक बार डिस्कस कर लेना जरूरी है। क्या कह रहे हैं आप लोग? लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं आप लोग? सारे लोगों का क्या मत है बताइए आप लोग? छोड़ दें? कितने लोग छोड़ने के समर्थन में है? छोड़ने के समर्थन में हाथ उठाए। कोई नहीं भाई, लिखो। अभी तक तो नहीं उठाए हैं? आप उठाइए, छोड़ दो। आप अब है और जुबैद जी आप बताएं। सर मैं क्या बोला, न्यू ईयर पे मीटिंग का एक्सप्लेन मैंने कर दिया, देखिए। अरे आज ही करते भाई, कल तो मैंने कल पहले यही बताया था। अभी तक मैंने जितनी बार बताई, सुनिए एक मिनट आप सुनिए। देखिए, जब मौका दे तो हंस लीजिए, लेकिन जब पढ़ाने शुरू कर दें तो मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहता, मुंह बना के आके ऐसे पढ़ाना शुरू कर दूँ तो ये नहीं बैठोगे। किसी दिन मैं सोच रहा हूँ बोरिंग क्लास कर दूँ, सच में आप लोग थोड़ा सा उसका भी मजा सिखा दें। वही एक दिन अगर हम चाह रहे ना तो सच बताएं किसी को हंसने नहीं देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चीज़ें समझ में आए, आसानी के साथ आए, और पढ़ाई सच में इंटरेस्टिंग है। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, सही बता रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या मुझे पढ़ रहा है। इसमें कुछ चीज़ है, जैसे कुछ चीज़ समझ लीजिए, इसमें ग्रीन कॉरिडोर बनाने का, ग्रीन कॉरिडोर। अच्छा, ये ग्रीन कॉरिडोर होता क्या है? कौन बताएगा? मैं ये भी डिस्कस किया था। ग्रीन कॉरिडोर, औद्योगिक कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, सारे के ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है? काट के तो नहीं, लेकिन ज्यादातर वो जंगलों से होके, हाँ सही है, हाँ शहर से अलग, एकदम इन्होंने सही बताया। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब क्या होता है कि जो मेन शहर होता है उससे थोड़ा हटके, ठीक, उससे हटके, और शहर मतलब ज्यादातर तो वो जंगलों के पास से होकर निकलता है, जंगलों के पास से, तो वहां से जितने भी कार्बन उत्सर्जन होंगे वो क्या करेंगे, क्या होगा, उसके एवरेज में क्या निकल जाएगा, वहां से ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। अच्छा, कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है जानते हो आप? कार्बन जीरो का मतलब ऐसा नहीं है कि कार्बन उत्सर्जन हो गई, कार्बन उत्सर्जन होगा, मान लीजिए 10 टन हो रहा है तो 15 टन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जनरेट हो रहा है। अब ये दोनों मिला के बैलेंस हो गया, 5 प्लस हो गया, 5 प्लस हो गया, मतलब डंप कर दिया।
और 5+E ये होगा। ऐसा नहीं कि होगा, ठीक है। तो ग्रीन कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य, ग्रीन कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य यही थोड़ा सा नोट में लिख लीजिए। ग्रीन कॉरिडोर कहां बनेगा, लिख लीजिए ग्रीन कॉरिडोर। फिर से मैं पूछ रहा हूं, बाद में मुझे ब्लेम मत करिएगा, क्वेश्चन आगे एग्जाम में सब छोड़ दूं। मैं पढ़ाया हूं यूपी के निवेश में पूरा एकदम सौर ऊर्जा। चलिए, एक्सप्रेसवे और रेल लाइन लिखिएगा। ग्रीन कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे और रेलवे ट्रैक के किनारों पर एक मिनट, इसको थोड़ा और सही कर दीजिएगा। एक्सप्रेसवे लिखिए, एक्सप्रेसवे और रेल ट्रैक लाइन जंगलों से होके, देखिएगा, जंगलों से होके या जंगलों के पास होके गुजरेंगे। जंगलों से होके या जंगलों के पास से होके गुजरेंगे, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो, साथ ही ग्रीन कॉरिडोर का विकास किया जा सके। ग्रीन कॉरिडोर का विकास किया जा सके। नोट में लिखिएगा, नोट, ठीक है। ठीक है, और इसमें कई सारी चीजें हैं, इसमें बताए इसको, इस नीति के तहत पीएम कुसुम योजना के तहत क्या किया जाएगा, सौर ऊर्जा दिया जाएगा, ठीक है। और छत जो है, छत पे जो है सौर पैनल, छत पे सौर पैनल लगाने के लिए सरकार जो है प्रमोट करेगा छत पे, ठीक। और सौर पार्क बनाया जाएगा। सौर पार्क बनाने का मतलब क्या है, जिससे वहां पे देखिए जुबैर जी आप समझदार हैं, ठीक है, बोलने मुझे गुस्सा मत देखिए, तो पढ़ लीजिए, बात जब होगा तो कर लीजिएगा। तो सौर पार्क, ठीक, इतना मैं खुद सोचता हूँ यार कि आप लोगों को कुछ ऐसा ना हो, मुझे सच में बुरा लगता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट किया, पढ़ाई करना होगा, ठीक। सौर पार्क, अब सौर पार्क क्या है, सौर पार्क लगाने के लिए भी सरकार प्रमोट करेगा इसी योजना, इसी नीति के तहत। किस नीति, सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत सौर पार्क भी लगाने के लिए सरकार प्रमोट करेगा। उसके लिए आपको क्या करेगा सरकार, आप कहीं पे लैंड लेते हैं, लैंड अगर लीज पे लेते हैं तो आपको वहां पे सब्सिडी दी जाएगी, या फिर अगर वहां पे आप जो है लैंड को खरीदते हैं तो आपको स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी, ठीक। अगर वहां पे जो बिजली की जरूरत है थोड़े बहुत, उस बिजली की जरूरत को 1 रुपए यूनिट के हिसाब से दी जाएगी। ये सब प्रमोट करें। अगर आप बाहरी निवेशक हैं तो आपको और सुविधाएं मिल जाएगी। सौर पार्क को लगाने से क्या होगा, पहली बात तो रोजगार जनरेट होगा। रोजगार जनरेट होगा नहीं, कैसे जनरेट होगा, कितने सौर मित्र की नियुक्ति करने का लक्ष्य है सरकार की, बहुत से, कितना 30,000। और सौर सिटी के रूप में किसको विकसित करने का लक्ष्य था सरकार, ये सब इसी योजना के तहत है। अयोध्या। और कितने नगर निगम को, 18 नगर निगम, सौर सिटी, ठीक, बात समझे, यही इस योजना में। तो कुछ लिखवाना है नहीं, लिखवा चुके हैं। अगला लिखिएगा हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। देखिए उत्तर प्रदेश का ग्रीन हाइड्रोजन नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति,
चलिए इसको लिखते रहिए, जो पॉइंट इसमें आएगा समझाने का मत समझा रहा हूं, ठीक है। जो भी पॉइंट आएगा आप टेंशन मत लीजिए। लिखिए उत्तर प्रदेश सरकार ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन के उत्तर प्रदेश सरकार ग्लोबल वार्मिंग, ये लास्ट टॉपिक है, ये कह डाला तो लाइव जिंदा डाला है हो जाएगा नहीं। लास्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश सरकार ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य से जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत प्रदेश में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा उत्पादन स्रोतों को प्रोत्साहित करने हेतु संकल्पित है, को प्रोत्साहन करने हेतु संकल्पित है, प्रोत्साहन करने हेतु संकल्पित है। अगला पॉइंट में करके लिखिएगा इसको। अगला है ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा एवं औद्योगिक ईंधन होने के कारण नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। लिख रहे हैं औद्योगिक ईंधन के कारण नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। अगला पॉइंट, वर्तमान में प्राकृतिक गैस का उपयोग कर उत्पादित की जा रही हाइड्रोजन की तुलना में, वैसे एक बात और बताते हैं, इसमें समझ लीजिए थोड़ा, ये थोड़ा सा खर्चीला ज्यादा होता है। इस ग्रीन हाइड्रोजन को चलता बहुत है, ये बात जानिएगा, चलता बहुत है कम मात्रा में, लेकिन इसको बिजली को बनाना इस प्रोसेस में ये बहुत खर्चीला प्रणाली है और थोड़ा सा टफ होता है। तो इस वजह से अभी सरकार प्रमोट तो बेशक कर रहा है, लेकिन लोग अभी आगे आ नहीं रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी बनाने के पीछे। ठीक, तो देखिएगा इसमें आगे, वर्तमान समय में प्राकृतिक गैस का उपयोग कर उत्पादित की जा रही हाइड्रोजन की तुलना में ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन लागत अधिक है। उत्पादन लागत अधिक है। अतः ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को गति प्रदान करने हेतु प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है। मतलब सरकार जो है प्रोत्साहन देगी तभी लोग आगे आए, क्योंकि इसमें थोड़ा लागत ज्यादा होता है। प्रोत्साहन देने की आवश्यकता, ठीक है। लिखिए अगला से, भारत सरकार द्वारा घोषित इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, भारत सरकार द्वारा घोषित इन्वर्टेड कामा भारत सरकार द्वारा घोषित नेशनल
नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2022। ये मोदी जी जो है लाल किला से इसका घोषणा किए 2022 एवं राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एवं पॉलिसी एवं राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 आगामी एक दशक में भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र आगामी एक दशक में भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी ठीक। अब इसी में लिखिएगा अगला पैराग्राफ। ये तो भारत सरकार का उत्तर प्रदेश का ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 से लिखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के द्वारा राज्य में विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन रहित एवं जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के सापेक्ष राज्यों के योगदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन किससे बनता है? ये अमोनिया जो गैस होता है, अमोनिया से उत्पादन किया जाता है। अच्छा एक चीज बताइएगा, लैब में सबसे पहले कौन सा गैस बनाया जाता है? यूरिया या अमोनिया? यूरिया। सबसे पहले लैब में कौन सा किया गया था? यूरिया। अमोनिया का क्या प्रभाव होता है? NH3। इसका स्मेल कैसा आता है? तो समझिए ये अमोनिया जो होता है इसका यूज किया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन गैस या आप कह सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा बनाने में अमोनिया गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, इसी में लिखिएगा अगले पॉइंट से, इस नीति के द्वारा राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन क्या हुआ? थक गए? 2-4 पॉइंट और लिखना है, खत्म हो गया। इस नीति के द्वारा राज्य में
मैं समझ सकता हूँ ठंडी है, हाथ नहीं चल रहा है? हम तो एक बार तब से जेब में हाथ नहीं डाले, हमारा तो हाथ बाहर ही। वैसे रूम में गर्म है, ठीक है, सारे तरफ से बंद। इस नीति के द्वारा राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा, ये लिख लीजिए तो मैं बता रहा हूं। ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा की पूर्णता हेतु एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार हो। पूर्णता हेतु एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार हुआ है, इसको समझ लीजिए। अमोनिया अर्थव्यवस्था क्या मतलब है? अमोनिया अर्थव्यवस्था देखिए, अमोनिया अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? जैसे जब कोई ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें यूज क्या हो रहा है? अमोनिया। अमोनिया गैस लग रहा है। अब इस अमोनिया का क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा। क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा। तो लोग क्या करेंगे? फिर अमोनिया बनाना शुरू करेंगे, और जब अमोनिया बनाना शुरू करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? रोजगार क्रिएट होगा और पैसा आएगा। क्या आएगा? रोजगार क्रिएट होगा। और जब अमोनिया को बेचेंगे या बनाएंगे, ठीक है, लैब में ही बनेगा, बेचेंगे तो उससे क्या मिलेगा? उनको पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो फिर क्या करेंगे? वो मार्केट में डिमांड करेंगे। और इसीलिए इसको क्या कहा गया है? अमोनिया अर्थव्यवस्था। अमोनिया अर्थव्यवस्था मतलब अमोनिया की मांग बढ़ेगी, लोग जो है धीरे धीरे उसमें आएंगे, लिप्त होंगे, बनाने में अपने आप को लाएंगे, और लाने की वजह से उसमें जो है पैसा जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही, पैसा भी जनरेट होगा। मोबाइल ना देखो, शीशा लेके आया करो, ठीक है, ज्यादा शौक अगर मुंह देखने गजब गजब शीशा लेके आया करो भाई, अगर फेस देखना है। हमारी निगाहें हर तरफ दौड़ती रहती हैं, मैं यहाँ से सबको देखता रहता हूँ, ठीक है, ये स्कैनर है ना, स्कैन करता रहता हूँ। देखो इनका, देखो, देख लो भाई, शीशा मंगवाते हैं, सबको देख नहीं दिखता है। चलो आगे देखो, आगे नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण यूपी नेडा। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण यूपी नेडा, ब्रैकेट में लिखिएगा, यूपी नेडा इस परियोजना की नोडल एजेंसी हो। इस परियोजना की नोडल एजेंसी हो। इस परियोजना की नोडल एजेंसी हो। ठीक है, अब इसका उद्देश्य लिख लीजिए। बस हम लोग अपने एकदम करीब हैं, इसका लक्ष्य लिख लीजिए। लक्ष्य, सॉरी, उद्देश्य, लक्ष्य नहीं, उद्देश्य। भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पहला भारत की ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन संबंधी नीतियों, 60 में लिखिए, भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन संबंधी नीतियों को लागू करना एवं छूट गया, फिर से भारत सरकार के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन संबंधी नीतियों को लागू करने में सहायता प्रदान करना। लागू करने में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा अगला, ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया उत्पादन और खपत
ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया उत्पादन और खपत ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया उत्पादन और खपत प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना। जो मैंने बात बताया था कि अमोनिया का डिमांड बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको बनाना शुरू करेंगे। नवाचार को प्रोत्साहित करना, जिससे कि कंपटीशन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया की लागत को कम किया जाए। जिससे कि कंपटीशन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया की, देखो यही बात मैंने बताया कि पहली बात इसके लागत में ज्यादा कास्ट आता है, ठीक है, लेकिन इसका सिंपल सी बात है, अब अभी कोई एक व्यक्ति बना रहा है उस चीज को, जब उसको 10 लोग बनाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, कंपटीशन होगा। अब मार्केट में एक बात जान लीजिए, मार्केट में अगर मोनोपॉली है तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। मार्केट में हमेशा मोनोपॉली नहीं होना चाहिए। मोनोपॉली मतलब समझ रहे हैं क्या, किसी एक व्यक्ति का पूरा मार्केट पे कंट्रोल। जैसे इस टाइम किसका किसके कंट्रोल है, टेलीकॉम का एक व्यक्ति के ऊपर पूरा कंट्रोल है, मतलब एक व्यक्ति पूरे टेलीकॉम को कंट्रोल किया, उससे उसका मोनोपॉली। आपको बताएं इसका एग्जांपल जीता जाता कि आज जियो कंपनी से और जितने टेलीकॉम कंपनियां वो डिसाइड कर रही हैं कि हमको कितना अपना रिचार्ज का रखना है, पता है नहीं। जियो ने अपना टैरिफ बढ़ाया तो सारे लोगों ने टैरिफ बढ़ाया, जियो घटाता है तो सारे लोग घटाते हैं, क्योंकि जियो का मोनोपॉली हो गया। इससे क्या है, मार्केट जो है कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के हाथ में आ जाएगा और मार्केट का प्राइस वो डिसाइड करेगा कि हमको कितना रखना है, कितना। अगर 10 लोग रहे, आपको बताएं इसके पहले क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है टेलीकॉम कंपनियां थी, बहुत सारे थी, जो है रिचार्ज कितने होते थे, सस्ते होते थे। सेम यही कहानी यहाँ पे है कि अगर ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया उत्पादन में अभी कोई 1-2 व्यक्ति है तो पैसा अपने मनमानी लेंगे, लेकिन अगर उसमें 10 से 15, मतलब एग्जांपल दे रहे हैं, 10 से 15 और लोग इन्वॉल्व हो गए तो उसमें क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगा। फिर क्या होगा, अगर वो 100 रुपए लगाया तो अगला कहेगा मैं 80 लगाऊंगा, फिर अगला क्या कहेगा मैं 70 लगाऊंगा। उससे उसकी कास्ट में खर्चा कम आएगा और फिर उसको उत्पादन करने में सहूलियत होगी। बात समझे हैं? इस पॉइंट का ही मतलब। अगला एक पॉइंट और इसमें 2-3 पॉइंट है, छोड़ देंगे तो है? अरे भाई टॉपिक कंप्लीट हो जाए, टॉपिक तो कंप्लीट हो जाए, 2-4 पॉइंट है बस, है? कम किया जा सकता है, ठीक है। टॉपिक कंप्लीट हो जाए, छोड़ दो, बस 5 मिनट हो जाए, जिन के 5 मिनट। अगला है नेक्स्ट, अगला है नई निर्माण इकाइयों को। आज आप लोगों ने लिखा ज्यादा, मुझे पता है, क्योंकि लिखने वाला टॉपिक लोग है। नई निर्माण इकाइयों को, कोई मास्टर होता तो बस एक काम करता, पीडीएफ डलवा के वांचता बस, है? हम तो कहते हैं हमको पीडीएफ मिल जाए, हम उर्दू पढ़ा, सही बताए, उर्दू पढ़ा दे, पीडीएफ पढ़ा देंगे, पीडीएफ मिल जाए। नई निर्माण नीतियों, लिखिएगा, नई निर्माण इकाइयों और हाइड्रोजन, नई निर्माण इकाइयों और हाइड्रोजन केंद्रों के रूप को, हाइड्रोजन केंद्रों के स्वरूप को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया मूल्य श्रृंखला में पाइपलाइन नेटवर्क, मूल्य श्रृंखला में पाइपलाइन नेटवर्क, कॉमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता आज जैसे बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा दें,
एक पॉइंट इसमें और है, देखिए इसमें एक और, इसमें स्किल की जरूरत है, ठीक है। तो स्किल की सरकार जो है कोई ऐसा योजना चलाए कि जिससे इसमें स्किल लोग हों और स्किल होंगे तो रोजगार हो, ठीक। ये पॉइंट छोड़ दीजिए, लक्ष्य में लिख लीजिए 2 पॉइंट बस। लक्ष्य, ये तो उद्देश्य था, लक्ष्य क्या है इसका, एम। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक लक्ष्य, 2 पॉइंट बस लिखना है बस। उत्तर प्रदेश में 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया का 1 मिलियन टन, क्या हुआ, सांप फूलने लगा। सर मैंने भी कुछ नहीं बोला। अच्छा, आप क्या हो सकता है क्योंकि 12:30 हो गया, बस हो भी गया। किसी दिन यहाँ सिलेंडर मंगवा देंगे, ऑक्सीजन, मान लीजिए ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया का 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन, प्रति वर्ष 1 टन उत्पादन क्षमता करने का लक्ष्य, उत्पादन करने का लक्ष्य, इसी में लिखिएगा, इसी में पॉइंट लिखिएगा। उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उत्तर प्रदेश में 2 पॉइंट है बस। उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या होगा, नहीं लिखेगा। उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, 10 दिन आप क्लास में नहीं आए तो कोई बोल नहीं रहा, मैं रोज कहता था क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं, सांस फूल रहा है। सर अभी तो मैंने पीछे से सबकी सांस फूल रही है। जुबैर जी बोल रहे हैं। नहीं सर, मैंने नहीं बोला। हमें कहीं नहीं, हमें एक घंटा और करा लो। नहीं, अभय कभी नहीं बोल सकते। अभय एक ऐसा लड़का है, अभय और ये दोनों कहाँ गए, ये दोनों, इन दोनों को मुझे लगता है मैं यहाँ पूरे दिन पढ़ाऊं तो ये लोग एक बार भी नहीं कहेंगे सर बहुत हो गया। सर हमने भी तो कभी नहीं बोला। अच्छा हाँ, ये लोग सॉरी, ये जो तीन लोग बैठे हैं यहाँ, ये लोग भी नहीं बोलते। ये जो दो सीट वाले हैं, ये दोनों बहुत कलाकार हैं, ये दोनों सीट वाले बहुत कलाकार हैं। तो लीडरशिप, चलो अब बात करोगे तो अभी तक टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए, प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप, प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप हाइड्रोजन खपत करने वाले क्षेत्रों में, प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप, भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप, ये क्वेश्चन आया होगा, कल आपको क्वेश्चन लिखवाएंगे, देखिएगा क्वेश्चन आया होगा एग्जाम में, और ये क्वेश्चन आपको लिख के देना होगा। नीतियों के अनुरूप हाइड्रोजन खपत करने वाले क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया के उपभोग को बढ़ावा देना, खपत करने वाले क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया के उपभोग को बढ़ावा देना। दूसरा पॉइंट, अनुसंधान विकास और तकनीक, हाँ, हाइड्रोजन खपत करने वाले क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया के उपभोग को बढ़ावा देना, उपभोग को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट, अनुसंधान विकास और तकनीकी नवाचार, अनुसंधान विकास और तकनीकी नवाचार गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए, अनुसंधान विकास और तकनीक नवाचार गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए 4 उत्कृष्टता केंद्र, 4 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना लास्ट पॉइंट है, और उसके बाद इति सिद्धा। लास्ट पॉइंट, प्रदेश में हाइड्रोजन की वर्तमान मांग, प्रदेश में हाइड्रोजन की वर्तमान मांग। अच्छा, इसमें पुष्पा किसका नाम है? पुष्पा, अरे कोई मेरे फेसबुक पे वो किया था फ्रेंड रिक्वेस्ट, मैंने पूछा कौन, कह सर मैं आपका स्टूडेंट।
इसका फेसबुक पे था, मैंने कहा चलिए हम कह हो सकता है, मैं चेहरे से नाम से नहीं जानता, चेहरे तो सबको पहचानता हूँ, नाम बेशक नहीं याद है। प्रदेश में हाइड्रोजन की वर्तमान मांग लगभग 0.9 मिलियन मिली नहीं मीट्रिक 0.9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष या 60 फॉर्म में लिख लीजिएगा। MMTP MMTPA है, जिसका मुख्य रूप से उर्वरक और रिफाइनरी क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। उर्वरक और रिफाइनरी क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, इतने देर आप लोग बड़े शांति के साथ बैठे रहे। वो प्यास तो लग गया होगा, है? चलिए, आप लोगों को नए साल की कैसी शुभकामनाएं, भगवान आप लोगों को खूब आगे बढ़ाए। नए साल में कल मिलेंगे, आज ही बोलते हैं कह